एक लड़की जिसे मैं बचपन में हमेशा परेशान किया करता था, वही आगे चलकर इस दुनिया की मेन हीरोइन बनी। और सबसे अजीब बात यह थी कि आखिर में उसी ने मेरी जान बचाई। उससे दूरी बनाए रखने के लिए मैंने जानबूझकर दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। नए स्टूडेंट की वेलकम सेरेमनी में वे फिर मेरे सामने आ गई। आंखों में आंसू लिए उसने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, तुम मुझसे बच क्यों रहे? मैंने असल में एक रोमांटिक नॉवल की दुनिया में रीइंकारनेटेड हुआ था, लेकिन मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी कि मैं यहाँ सेकंड विलेन बना था। इस शरीर का असली मालिक परिवार का सबसे लाडला बच्चा था। एक दिन उसके दादाजी उसका पसंदीदा केक लाए। वे वही केक लेकर हीरोइन को चिढ़ाने चला गया, मगर लड़की ने गुस्से में पत्थर उठाकर फेंक दिया, जो सीधे उसके माथे पर जा लगा। केक ज़मीन पर गिरकर खराब हो गया और वहीं से दोनों की दुश्मनी शुरू हो गई। उस हादसे के बाद असली मालिक ने मन ही मन बदला लेने की कसम खा ली। जब भी उसे मौका मिलता, वह हीरोइन की ज़िंदगी मुश्किल बनाने की कोशिश करता। फिर एक समय ऐसा आया जब लड़की गांव छोड़कर चली गई। कई साल बाद दोनों यूनिवर्सिटी में मिले। आगे चलकर वह लड़की अपनी मेहनत से चमकने लगी और असली विलन उस लड़की के प्यार में पड़ गया। उसने मेन हीरो को और हीरोइन को अलग करने की कोशिश की। तरह तरह की चालें चली और दूसरे इल्ज़ाम मेल प्रोटैगनिस्ट पर डाल दिए, लेकिन आखिर में दोनों को सच पता चल गया। उसे जेल भेज दिया गया और वहीं उसकी मौत हो गई। मैंने अपना माथा छुआ। पत्थर लगने से वहाँ बड़ा सा सूजन निकल आया था। तभी मेरी नज़र दूर खड़ी नंगोंग लीनो पर गई। वह मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे कोई छोटा जंगली जानवर हमला करने वाला। उसकी आंखों में सावधानी और दुश्मनी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अब मेरे अंदर 22 साल के इंसान की आत्मा थी। मैंने किसी छोटे बच्चे को परेशान नहीं कर सकता था। मैंने ज़मीन पर गिरा हुआ केक उठाया जिस हिस्से पर धूल लग गई थी, वहाँ की क्रीम हटाई और केक को दीवार पर रख दिया। फिर उसकी तरफ इशारा करके बिना कुछ बोले घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर मैं खिड़की के पीछे छिप गया ताकि उसका रिएक्शन देख सकूं। उम्मीद थी कि शायद इस छोटे से एहसास को याद रखेगी और आगे चलकर मुझसे दुश्मनी नहीं करेगी। नंगोक लीनो कुछ पल वहीं जमी रही, फिर अचानक छोटे जंगली जानवर की तरह दौड़ी, केक उठाया और भाग गई। कुछ ही सेकंड में उसकी परछाई गायब हो गई। उस दिन के बाद वे अक्सर मेरे घर के आसपास मंडराने लगी। मैं हर बार चुपचाप दीवार पर खाना रख देता और बिना कुछ कहे अंदर लौट जाता। दादी ने एक दिन मुझसे पूछा, तूने उसे भगाना क्यों छोड़ दिया? मैंने हंसकर कहा, दूसरों के साथ अच्छा रहना चाहिए। और आप ही तो कहती हो कि उसका बाप शराबी है, माँ उसे छोड़कर चली गई, बेचारी है। दादी को लगा कि मैं समझदार हो गया हूँ, मगर सच्चाई सिर्फ मुझे पता थी। मैं चाहता था कि भविष्य में वह मुझे पूरी तरह भूल जाए, लेकिन मेरी अच्छाई का असर वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। जो कटोरा मैं बाहर रखता था, पहला गायब हो गया, दूसरा टूटा कुआं नाली में मिला, तीसरा सीधे मेरे आंगन में फेंक दिया गया। मेरा गुस्सा चढ़ गया। इस बार मैंने कटोरे के साथ फ्रूट कैंडी रखी और बांस की लंबी छड़ी लेकर पेड़ के पीछे छिप गया। तय कर लिया था कि आज उसे सबक ज़रूर सिखाऊंगा। कुछ देर बाद नंगोंग लीनो लंगड़ाते हुए वहाँ आई। उसका पूरा शरीर मिट्टी से भरा था, माथे पर खून का निशान था और बाहों पर कई खरोंचें थी। जैसे ही उसकी नज़र कैंडी पर पड़ी, वे वहीं रुक गई। उसके चेहरे पर हैरानी और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे उसने हाथ बढ़ाया और कैंडी को ऐसे छुआ जैसे कोई कीमती चीज़ हो। उसे उस हालात में देखकर मेरा गुस्सा गायब हो गया। मैंने पेड़ के पीछे से बाहर आया। वह डर से कांप उठी। उसकी सुनहरी आंखें किसी डरे हुए पिल्ले जैसी लग रही थी। मैंने शांत आवाज़ में कहा, दोबारा मेरा कटोरा मत फेंकना, खाना खत्म करने के बाद वापस रख देना। फिर मैंने दूसरी कैंडी उसकी तरफ बढ़ा दी। वह काफ़ी देर तक उसे देखती रही, फिर जल्दी से मुड़ी और भाग गई। रात को दादाजी ने बताया कि उसके शराबी बाप ने उसे फिर पीटा है क्योंकि उसने पानी गर्म नहीं किया था। ये सुनते ही मेरे गले में खाना अटक गया। उस दिन के बाद मैंने उसे खाना छोटे एल्यूमिनियम कंटेनर में देना शुरू कर दिया। जब वह आसपास नहीं होती, मैं चॉप स्टिक से कंटेनर पर टक टक करता। कुछ देर बाद वह दूर से झांकती दिखाई देती। उसकी काली आंखों में हमेशा सावधानी रहती थी, लेकिन अब उनमें हल्की उम्मीद भी दिखाई देने लगी थी। मैंने अक्सर उसके लिए एक्स्ट्रा मिल्क कैंडी रख देता। मेरे माता पिता शहर में छोटा बिजनेस चलाते थे, जबकि मैं गांव में दादा दादी के साथ रहता था। प्राइमर स्कूल खत्म होने के बाद मुझे शहर जाना था। नंगोंग लीनो मुझसे 3 साल छोटी थी और गांव में स्कूल में पढ़ती थी। छुट्टियों के दौरान मैं उसे लगातार खाना खिलाता रहा। शुरुआत में वह कंटेनर फेंक देती थी, फिर धीरे धीरे उन्हें वापस रखने लगी। आखिर में वह उन्हें इतना साफ करके लौटाती कि चमकने लगते। लेकिन एक दिन उसने मेरा ब्रेड छीन लिया और भाग गई। मैं दूसरा ब्रेड खरीदकर क्लास पहुंचा तो वहाँ लड़के बहुत शोर कर रहे थे। मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैंने किताब डेस्क पर पटकी और सबको डांट दिया। कुछ देर बाद मैदान में मेरी नज़र लीनो पर पड़ी।
टीचर उसे डांट रही थी। वह बिल्कुल सीधी खड़ी थी, जैसे लकड़ी का तख्ता। स्कूल में फ्री लंच मिलता था, लेकिन वह हमेशा 3 बड़े कटोरे खा जाती थी, जैसे पता नहीं अगला खाना कब मिलेगा। उसी दिन कुछ बड़े लड़के उसे उठाकर ले गए और कीचड़ भरे गड्ढे में फेंक दिया। जब मैं टीचर को लेकर वहाँ पहुँचा, वह मिट्टी में बैठी थी। सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी, ठंडी और गुस्से से भरी हुई। नोवेल का असली विलेन यहाँ उसका मजाक उड़ाता, मगर मैं उसके पास गया और हाथ बढ़ाकर कहा, चलो। वह हिली तक नहीं। तब मैंने जेब से कैंडी निकाली। उसकी आंखों में पहली बार हलचल हुई। काफ़ी देर बाद वह धीरे धीरे उठी और मेरे पास आई, लेकिन कैंडी देने से पहले मैंने उसका हाथ पकड़कर पानी में साफ़ किया। उसका हाथ इतना पतला था कि मुझे अजीब दर्द महसूस हुआ। मैंने धीरे से कहा, पहले मिट्टी साफ़ करो, नहीं तो कैंडी गंदी हो जाएगी। बाद में गांव की एक औरत उसे अपने घर ले आई, नहलाया और साफ़ कपड़े पहनाए। तभी मैंने उसे पहली बार उसका असली चेहरा देखा। वह बहुत सुंदर थी, बड़ी आंखें, गोरी स्किन, बस बहुत कमज़ोर। उस दिन के बाद वह अक्सर मेरे पीछे पीछे चलने लगी। मैंने उसे चेतावनी दी कि दोबारा मेरा खाना मत छीनना। वह गुस्से से मुझे देखकर भाग गई, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे से कैंडी कहा, वह तुरंत लौट आई, कैंडी छीनी और फिर भाग गई। कुछ दिनों बाद मैंने उसे सड़क पर घायल बिल्ली के बच्चे के सामने देखा। वह बिल्ली दर्द से तड़प रही थी। लीनो उसके पास गई और एक झटके में उसकी गर्दन तोड़ दी। उसका दर्द खत्म हो गया। मैं सहर उठा, लेकिन फिर समझ आया कि उसने दया करी। मैंने उसे लंच बॉक्स दिया और कहा, स्कूल में एक और भरकर ले जाया करे। फिर मैं उसे अपने घर ले गया और साफ़ सफाई, कपड़े धोना सब सिखाया। वह हर बार बहुत ध्यान से सुनती। कुछ समय बाद मैंने स्कूल में देखा, उसका शराबी बाप उसे पीट रहा था क्योंकि उसने वॉशिंग पाउडर चुरा लिया था। मुझे तुरंत समझ आ गया कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैंने उसे कपड़े धोना सिखाया था। उस शाम मैंने खुद उसके लिए हैंगर और वॉशिंग पाउडर बाहर रख दिए, उसके बाल धो दिए और मेरी दी हुई स्वेट शर्ट पहनी। पहली बार वह सच में साफ़ सुथरी लग रही थी। मैंने उसके कानों के पीछे तरफ इशारा करे, चेहरा धोते वक्त यहाँ भी साफ़ किया करो। फिर मैंने उसे कैंडी दी और पूछा, बहुत दर्द तो नहीं हो रहा? उसने ना में सिर हिलाया। मैंने धीरे से कहा, सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। अगली सुबह दादी ने उसे उबले शकरकंद दिए। काफ़ी देर चुप रहने के बाद उसमें धीमी आवाज़ में कहा, थैंक यू। धीरे धीरे हमारी रोज़ की आदत बन गई। वह सुबह मेरे घर आती, नाश्ता करती, मेरे साथ स्कूल जाती, फिर क्लास खत्म होने के बाद मेरा इंतज़ार करती और मेरे साथ वापस लौटती। एक दिन किसी लड़के ने उस पर मिट्टी फेंकी। वह तुरंत उस पर टूट पड़ी। मैंने उसे खींचकर अलग किया और डांटा, लेकिन उसने धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हारे कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए। मैं कुछ पल के लिए वहीं जम गया। फिर उसके कपड़ों से मिट्टी साफ़ करते हुए बोला, अगर कपड़े गंदे हो जाएं तो उन्हें धोया जा सकता है, लेकिन अगर तुम्हें चोट लग गई तो दर्द होगा। ताकि कोई उसे दोबारा परेशान न करे, मैंने उससे कहा कि क्लास ख़त्म होने के बाद टीचर ऑफिस के बाहर मेरा इंतज़ार किया करें ताकि हम साथ घर जा सकें। ऑटम हार्वेस्ट के समय मैं दादा दादी के साथ खेत शकरकंद निकालने में मदद कर रहा था। तभी मैंने दूर लीनो को चुपचाप हमें देखते हुए पाया। मैंने तुरंत घर की उस थैली देते हुए मैंने कहा, 1 तक गिनो, फिर आकर हमारी मदद करना। दादा दादी मेरी बात समझ गए। उन्होंने भी मुस्कुराते हुए उसे साथ काम करने के लिए बुला लिया। यूँ वहीं खड़ी रही, पूरी तरह उलझन में। शायद पहली बार किसी ने उसके साथ बिना दया दिखाए अच्छा व्यवहार किया था। वे काफ़ी देर तक हिली भी नहीं। जब मैंने दोबारा आवाज़ लगाई तब जाकर वह धीरे धीरे हमारी तरफ आई और पूरे मन से शकरकंद इकट्ठा करने लगी। कुछ समय बाद उसकी लगाई हुई कैबेज उग आई। उसका छोटा सा खेत चमकीले हरे रंग से भर गया था। उसने दोनों की नकल करते हुए लकड़ियों से अपनी छोटी खेती को घेर दिया ताकि मुर्गियों और बत्तखों से उसे ख़राब न कर सके। मैंने उसकी छोटी खेती देखने गया और दिल से उसकी तारीफ़ की। तुम्हारी कैबेज तो बहुत अच्छी बढ़ रही है। दादी ने मुझसे कहा कि मैं उसे मूली और पत्ता गोभी के कुछ पौधे दे आऊँ। मैंने वो पौधे उसे दिए। उसने पौधे लिए, फिर कुछ देर तक शक्ति रही और अचानक मुड़कर अपने घर की तरफ भाग गई। थोड़ी देर बाद वह वापस लौटी। इस बार उसके हाथ में साफ पानी से भरा कटोरा था। धीमी आवाज़ में मैंने कटोरा और जग साफ कर दी। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा। मैं हल्का सा मुस्कुराया और उसके बाल उलझा दिए ताकि उसे समझ आ जाए कि सब ठीक है। फिर मैंने कटोरा लिया और उसमें रखा पानी पी गया। अभी मैंने कटोरा मेज़ पर रखा ही था कि तभी उसका शराबी बाप घर से बाहर निकल आया। लीनो तुरंत पलटी और अपने छोटे से शरीर को फैलाकर मेरे सामने खड़ी हो गई, जैसे मुझे बचाने की कोशिश कर रही हो। मेरा दिल ज़ोर से धड़क उठा। वो उस आदमी से बेहद डरती थी, फिर भी उसका पहला रिएक्शन मुझे प्रोटेक्ट करना था। मैंने उसके कंधे पर हल्की थपकी दी
उसके बाप को पोलाइटली ग्रीट किया, फिर लीनो से अपना ख्याल रखने को कहा और वहाँ से वापस चला गया। एक दिन उसकी टीचर ने मुझे ऑफिस में बुलाया। वजह थी कि लीनो ने किसी से लड़ाई कर ली थी। टीचर ने मुझे काफ़ी डांटा और कहा कि मैं उसे कंट्रोल में रखूं। मैंने सीधा जवाब दिया, मैम मैं उसका गार्डियन नहीं, इसलिए आपका लेक्चर सुनना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने बस उसी गांव का उसका दोस्त हूँ। जब मैं ऑफिस से बाहर निकला तो लीनो दरवाजे पर ऐसे खड़ी थी जैसे कोई छोड़ा हुआ पप्पी हो, थोड़ी नाराज़, थोड़ी हट। मैंने उसके सिर पर हल्का सा नोक मारा और कहा, तुम ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ गई थी। अभी जाओ और अपने क्लासमेट से माफ़ी मांगो, वरना दोबारा मुझसे बात मत करना। उसने मेरी तरफ देखा और तोप के गोले की तरह ऑफिस के अंदर भाग गई। अगले ही पल वो दूसरे बच्चे के सामने घुटनों के बल बैठ गई और जोर से बोली, सॉरी। ऑफिस में मौजूद सभी लोग कुछ सेकंड के लिए चुप रह गए। मेरी आंखों में भी तुरंत आंसू आ गया। ये बच्ची सचमुच सोचती थी कि माफ़ी मांगने के लिए घुटनों पर बैठना ज़रूरी होता है। पर लौटने समय मैंने उससे लगातार समझाता रहा कि उसकी माफ़ी दिल से मांगी जाती है और किसी के सामने इस तरह घुटनों पर रहना गिरना नहीं चाहिए। जब मैं लगातार बोलता जा रहा था, वो उसे उठाकर मुझे देख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी और आधे चांद की तरह मुड़ी हुई थी। उसका पूरा चेहरा खुशी से भरा हुआ था। सेमेंट खत्म होने के बाद जब हम पढ़ रहे थे तभी मैंने गलती से लीनो का लैंग्वेज टेस्ट देख लिया। उस पर लाल रंग के 18 लिखा हुआ था। मैंने आंखें दर्द करने लगी। नॉवेल में तो हीरोइन जीनियस थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि कोई लैंग्वेज में 18 कैसे ला सकता है। मैंने उससे मैथ पर पेपर दिखाने को कहा। वो मन मारकर ले आई। उसमें 83 मार्क्स थे। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में कमज़ोर थी। फाइनल एग्ज़ाम में सिर्फ 2 हफ्ते बचे थे, इसलिए मैंने उससे कहा कि वीकेंड पर मेरे घर आ जाए ताकि हम पेपर दोबारा सॉल्व कर सकें और जो चीज़ समझ ना आए वो मैं उसे समझा दूँ। मुझे लगा था कि यह मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन संभाला जा सकता है। पर असलियत में ये सूरज को हाथ से ढकने जैसा था। उसे यह भी समझ नहीं आता था। मैंने एक सिंपल याद करने वाला सवाल अनगिनत बार समझाया, फिर भी वो हर बार गलत कर देती। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि 2 दिन तक उसे पढ़ने आने नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे अपनी नसें शांत करने के लिए दवा चाहिए। जब फाइनल रिज़ल्ट आए मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे और लीनो के 45 और मैथ में 50 आए। उसने काफ़ी सुधार किया था, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर मैंने उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी जारी रखी। विंटर वैकेशन के दौरान वो बहुत तेज़ी से सीखने लगी। बस लैंग्वेज सब्जेक्ट में कभी कभी अटक जाती थी, बाकी चीज़ें वो पहली बार में ही समझ जाती। नए साल पर मेरे पेरेंट्स मुझे शहर ले गए। वहाँ से मैं उसके लिए एक्सरसाइज नोटबुक्स, हैंड राइटिंग बुक्स और रेफरेंस लाया। छुट्टियों का सारा होमवर्क भी मैंने उसी को दे दिया। जब मैं वापस जा रहा था वो सड़क किनारे खड़ी अपनी बड़ी बड़ी उदास आंखों से मुझे देख रही थी। मैंने उसके सिर पर हल्की थपकी दी और मुस्कुराकर कहा, मैं जल्दी लौट आऊँगा और वापस आकर तुम्हारे लिए कैंडीज़ और टॉयज़ भी लाऊंगा। जब तक तुम ये सारी नोटबुक्स ख़त्म करोगी तब तक मैं वापस आ जाऊँगा। उसने बस सिर हिलाया और वहीं खड़ी रही। मेरी कार जब तक नज़र से गायब नहीं हुई वो एक कदम भी नहीं हिली। न्यू ईयर से पहले मैं पेरेंट्स के साथ गांव वापस लौटा। इस बार मैं उसके लिए फायरवर्क्स, एक स्पिनिंग टॉप और नए शूज़ लाया था। मैंने बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। वो काफ़ी देर तक उसे पकड़े खड़ी रही। जब उसने सिर उठाया उसकी आंखें लाल थीं और वो रोने जैसी लग रही थी। उसकी छोटी सी नाक भी लाल हो गई थी। मैंने उसके बाल उलझाए और कहा, हैप्पी न्यू ईयर। लीनो ने होठ पीछे और धीरे से बोली, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। उस पल मेरे दिल में एक साथ सॉफ्टनेस और उदासी दोनों भर गई। न्यू ईयर वाले दिन मैं उसे अपने कज़न और गांव के बाकी बच्चों के साथ लालटेन लेकर घर घर न्यू ईयर विश करने ले गया। जब हम वापस लौटे हमारी पॉकेट्स कैंडीज़ और गिफ्ट से भरी थी। मैंने अपना पूरा हिस्सा उसे दे दिया और कहा कि घर जाकर अच्छे से न्यू ईयर मनाएं। घर लौटने पर मेरा 4 साल का कज़न बड़ी आंखों से मुझे देखने लगा और बोला, भैया मेरी बहन कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा मत बुलाऊं, तो फिर क्या बुलाऊं? मैं एक पल के लिए फ्रीज़ हो गया। फिर मुझे एक साथ हंसी और गुस्सा दोनों आ गई। एक छोटी शैतान, मैंने मन ही मन बड़बड़ाया, नए साल पर भी लड़ाई ढूंढ रही है। समय तेज़ी से गुजरता गया। लीनो ने कभी नए शूज़ पहनने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसमें ज़बरदस्त बदलाव आ चुका था। उसके ग्रेड्स लगातार ऊपर जा रहे। फाइनल एग्ज़ाम में उसने सारे सब्जेक्ट में फुल मार्क हासिल किए और सेकंड ग्रेड में पहुंचते ही क्लास मॉनिटर बन गई। उसके कपड़े पुराने ज़रूर थे लेकिन हमेशा साफ रहते थे। जब वो 3rd ग्रेड में थी उसकी टीचर एक दिन मुझसे मिली। उन्होंने बताया कि लीनो ने फ्रेंड नाम की एक ऐसे लिखी है और पूरी ऐसे मेरे बारे में थी। टीचर ने कहा कि उसे पढ़कर कई टीचर्स रोक पड़े, लेकिन लीनो ने उसे क्लास में उदाहरण की तरह इस्तेमाल नहीं करने दिया क्योंकि उसे डर था कि कोई और मुझे उसका भाई बनाकर उससे छीन ना ले। मैं हमेशा सोचता था
कि जैसे ही उसकी असली माँ उसे लेने आएगी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन चंद कैलेंडर के आखिरी महीने में 28वीं रात उसके शराबी बाप ने उसके हाथ बांध कर उसे बीन से उल्टा लटका दिया और बेरहमी से पीटा। जब तक पड़ोसी पहुँचे वह बेहोश हो चुकी थी। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी 2 पसलियाँ टूट चुकी थीं, पिंडली में फ्रैक्चर था, दोनों हाथ डिसलोकेट हो चुके थे और अंदरूनी ब्लीडिंग भी हुई थी। चाइनीज़ न्यू ईयर के दिन उसे हॉस्पिटल में देखने गया था। वो बेड पर बैठी हुई थी, बिल्कुल खोई हुई, जैसे उसकी आत्मा कहीं और चली गई हो। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में धीरे धीरे चमक लौट आई। मैं उसके पास गया, सावधानी से उसे गले लगाया और धीरे से कहा, शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो न्यू ईयर पर हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने उसके लिए नए कपड़े, नए शूज़, स्नैक्स और लकी मनी लेकर आया था। उसने बिना कोई एक्सप्रेशन दिखाए मुझे देखा और सिर्फ इतना कहा, थैंक यू। कुछ समय बाद लीनो की बायोलॉजिकल मदर हॉस्पिटल पहुंची और उसे अपने साथ ले गई। मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रहा, उनकी कार को दूर जाते हुए देखता रहा। मेरे दिल में राहत भी थी और एक अजीब खालीपन भी। लीनो, उम्मीद करता हूँ अगली बार हम जब मिलें तब तक तुम खुशी मिल चुकी होगी। पलक झपकते ही 10 साल गुजर गए। मैं कुनान यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर स्टूडेंट बन चुका था। वेलकम सेरेमनी वाले दिन धूप जानलेवा थी। मैं और मेरा रूममेट लाइन में खड़े खड़े गर्मी को कोस रहे थे। तभी स्टेज पर जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। अब नेशनल स्कॉलरशिप लेने के लिए स्टेज पर आएंगी लीनो। मैं वहीं जम गया। मैंने तुरंत स्टेज की तरफ देखा। धूप के नीचे सफ़ेद ड्रेस पहने वो लड़की चमक रही थी। वो वही लीनो थी जिसे मैं 10 साल पहले छोड़ा था। लेकिन ओरिजिनल नॉवल के हिसाब से उसे हिंगबे यूनिवर्सिटी में प्रोटैगनिस्ट के साथ होना चाहिए था और वह मुझसे 3 साल छोटी थी, मतलब उसे अभी हाई स्कूल में होना चाहिए था। मैंने कैंपस फॉर्म और रूममेट की बातों से उसकी फ़ोटो और वीडियो काउंटलेस बार देखी थी। वो पूरी यूनिवर्सिटी की सबसे फेमस गॉडेस बन चुकी थी, लेकिन लगता था वो अब मुझे पहचानती नहीं थी। एक दिन कैफेटेरिया एरिया में हमारी मुलाकात हुई। वो मेरी तरफ चली, लेकिन बिना देखे मेरे पास से निकल गई। एक पल के लिए भी नहीं रुकी। अचानक मुझे राहत महसूस हुई। ठीक है, ऐसे हम अजनबी बने रहते हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी डिस्टर्ब किए बिना। ओरिजिनल नॉवल के ट्रेजिक एंडिंग से बचने का शायद यही सबसे अच्छा तरीका था। वेलकम नाइट पर मैं होस्ट था। जब मैं स्टेज से नीचे उतरा तभी वो ऊपर परफॉर्म करने जा रही थी। हम दोनों आमने सामने आए, लेकिन एक बार भी एक दूसरे की आंखों में नहीं देखा। उसकी पियानो परफॉर्मेंस और आवाज़ ने पूरे कैंपस को शॉक कर दिया। एक ही रात में वो पूरी यूनिवर्सिटी की कैंपस में फेमस हो गई। लेकिन ज़्यादा समय नहीं बीता कि हमारी डॉम्स लीडर ने बॉयज़ डॉम का मीटअप रख दिया। जब हम बफेट रेस्टोरेंट पहुँचे, सबसे पहले मेरी नज़र लीनो पर पड़ी, जो पहले से वहाँ बैठी थी। मेरी रूममेट मुस्कुराते हुए बोली कि स्कूल गर्ल्स को इनवाइट करने में उन्हें काफ़ी मेहनत लगी। मेरा दिल एक पल को रुक गया। हम अंदर गए। कई लड़कियों ने सिर उठाया। लीनो ने भी जल्दी से नज़र उठाई। उसकी नज़र एक पल के लिए मुझ पर रुकी, फिर बिना कोई एक्सप्रेशन दिखाए नीचे चली गई। मैंने राहत की सांस ली। लगता है उसने सच में मुझे नहीं पहचाना। परफेक्ट, अब कम से कम मैं शांति से खाना खा पाऊँगा। मेरा रूममेट अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था और उसमें मेरा नाम किंगी बताया। मैं तुरंत लीनो की तरफ देखा। मुझे लगा था मेरा नाम सुनकर वो रिएक्ट करेगी, लेकिन वो पूरी तरह शांत रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं पूरी तरह रिलैक्स हो गया और सामने बैठी लड़की को मुस्कुराकर ग्रीट किया। उसी वक्त धड़ाम, लीनो के सामने रखा गिलास गिर गया और पानी पूरी तरह टेबल पर फैल गया। उसके पास बैठा लड़का जल्दी जल्दी टेबल साफ करने लगा, लेकिन लीनो की नज़र सीधी मेरी आंखों में आकर टिक गई। मैं पोलाइटली सिलहाया और नज़रें हटा ली। इंसिडेंट खत्म होने के बाद सबने इंट्रोडक्शन दिया, हाथ मिलाए और खाना शुरू कर दी। कुछ देर बाद मैं वॉशरूम गया। जब वापस आया तो देखा कि मेरे सामने वाली सीट पर अब लीनो बैठी थी। मैं एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। फिर मैंने अपने रूममेट्स को आंख मारते और इशारा करते देखा। तुरंत समझ गया ये सब उन्हीं की करतूत थी। मैं लीनो की तरफ देखा। वो सिर झुकाकर खाना खा रही थी। उसकी लंबी आईलैशेस हल्के हल्के काँप रही थी और उसके आसपास एक शांत और नरम सा ऑरा फैला हुआ था। मैंने भी नज़र झुकाई और चुपचाप खाना खाने लगा। पूरे समय मैंने उससे एक शब्द तक नहीं कहा। उधर मेरा फ़ोन लगातार वाइब्रेट कर रहा था। रूममेट्स ग्रुप चैट में मुझे टैग करके बता रहे थे कि लीनो कई बार मेरी तरफ देख चुकी है और हर बार पहले से ज़्यादा उदास लग रही है। उनका कहना था कि उसकी आंखें तक लाल हो चुकी हैं और वह मुझे पत्थर दिल इंसान कहकर कोस रही है। आखिर मैंने हार मानकर सिर उठाया। मेरी नज़र सीधे उसकी लाल आंखों से जा टकराई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे वही लीनो है जिसे मैं जानता था। बचपन में चाहे वे कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, हमेशा ज़िद्दी बनी रहती थी और अपने दर्द को छुपा लेती थी। मैंने उसे कभी इस तरह टूटने के कगार पर नहीं देखा था। अपने साइड विलेन वाले किरदार को याद करते हुए मैंने दोबारा सिर झुका लिया और खाना खाने लगा। भोजन खत्म होते ही मैंने दोस्तों को हाथ हिलाकर बाय कहा।
और बाहर निकलने के लिए मुड़ा। तभी पीछे से एक हिचकिचाती लेकिन उम्मीद भरी आवाज़ सुनाई दी, फ्रेंड। मैं वहीं रुक गया और तुरंत पलटा। लीनो मेरी तरफ एक कदम बढ़ चुकी थी। मेरे भीतर खतरे की घंटियाँ बज चुकी थी। उसने मुझे पहचान लिया था, लेकिन वे यहाँ कर क्या रही थी? दिमाग में हज़ारों सवाल घूमने लगे। जितना ज़्यादा सोचता उतना ज़्यादा बेचैन हो जाता। इसलिए मैंने जल्दबाजी में कहा, मुझे होमवर्क करना है, बाय। ये कहकर मैं तुरंत वहाँ से निकल गया। डर था कि आगे एक पल और रुका तो शायद कभी उससे दूरी नहीं बना पाऊंगा। जैसे ही मैं वापस डॉर्म पहुँचा, मेरे रूममेट्स ने मुझे घेर लिया और मजाक उड़ाने लगे। वे बार बार पूछ रहे थे कि क्या सच में मुझे उस स्कूल गार्डन के लिए कोई फीलिंग नहीं है। मैंने उन्हें घूरते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारी तरह इतना डेस्परेट दिखता हूँ? मेरी बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आ गया, फ्रेंड रिक्वेस्ट, मैं हूँ लीनो। मैं अभी सोच ही रहा था कि क्या करना चाहिए, तभी सोतो ने मेरा हाथ पकड़ लिया और हैंग चेन्नू ने सीधे एक्सेप्ट बटन दबा दिया। ऊपर से बड़ी शान से बोला, मैं तुम्हें जंगल का आदमी नहीं बनने दूंगा। एक्सपेक्ट हुई रिक्वेस्ट को देखकर मैंने बेबस होकर लंबी सांस छोड़ी। अब तो साफ लग रहा था कि उससे बचना लगभग नामुमकिन होने वाला है। इसके बाद लीनो ने मैसेजों की झड़ी लगा दी। कभी पूछती कि मैं क्या कर रहा हूँ, कभी बबल टी पीने चलने को कहती, कभी पूछती कि क्या मैं उससे नफरत करता हूँ, तो कभी वीडियो गेम खेलने बुलाती। लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता। मैं सोने जा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। मैं डाइट पर हूँ, डिस्टर्ब मत करो। मैं क्लास में हूँ, डिस्टर्ब मत करो। लेकिन ज़्यादा समय नहीं बीता कि रूममेट्स ने फिर मुझे हार्टलेस कहना शुरू कर दिया। वे कह रहे थे कि नई लड़की कमरे में बैठी रोने वाली है। यहाँ तक कि उन्होंने उसकी फ़ोटो भी भेज दी। फ़ोटो में लीनो सिर झुकाए अपना फ़ोन पकड़े बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी और आंसुओं से भरी हुई थी, जैसे दुनिया ने उसके साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी कर दी हो। मेरे रूममेट्स बारी बारी से मुझे पत्थर दिल इंसान कहकर सुनाने लगे। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ गया। फिर भी मैंने दांत पीचकर कहा, उसके साथ वॉक पर जाने का इनविटेशन ठुकरा दिया। मैंने सिर्फ इतना जवाब भेजा, सीरीज़ देख रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। लीनो जितनी मुश्किल समझ में आती थी, उतने ही वह मेरे फैसले को हिला रही थी। अगर मैं उसके करीब नहीं जाता तो कम से कम उससे दूरी तो बना सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उससे बच निकलना असंभव है। कुछ समय बाद मेरे रूममेट्स ने फिर एक बारबेक्यू पार्टी रखी। वहाँ पहुंचकर मैंने देखा कि लीनो और उसके दोस्त भी मौजूद थे। वे अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठी हुई थी। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वह घबराकर तुरंत खड़ी हो गई। धीरे से बोली, फ्रेंड, फिर होठ बींचकर सिर झुका लिया। मेरा रूममेट लगातार मुझे कोहनी मारकर उसके पास जाकर बैठने का इशारा कर रहा था। अंदर से मैं बुरी तरह उलझा हुआ था। आखिर में नोवेल की हीरोइन थी, वही लड़की जिसने मूल कहानी में ओरिजिनल मालिक को जेल भिजवा दिया था। लेकिन उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। आखिरकार मैंने जाकर उसके बगल में बैठ गया। मेरे बैठते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी और मैं आंसू भर आए और वह भीगी नज़रों से मुझे देखने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने सीधी मेरे दिल पर चोट कर दी। मैंने मन ही मन खुद को कोसा कि मैं इतना कमज़ोर क्यों। उसने मेरी स्लीव पकड़ ली और धीमी आवाज़ में बोली, भैया, मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करें, मैं हाथ जोड़ती हूँ। उसकी नरम और दुख से भरी आवाज़ मेरे दिल पर। एक दिन वो फिर क्लासरूम के बाहर मेरा इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही मैं बाहर निकला, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पास के एक खाली कमरे में खींच के दे गई। सिर झुकाए पैरों से ज़मीन कुरेदते हुए उसने धीमी स्वर में कहा, आज मेरा बर्थडे है, क्या आप मेरे साथ इसे सेलिब्रेट करेंगे? फिर उसने सिर उठाया। उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थी। मेरे सीने में एक अजीब सा दर्द उठा। मुझे लगा कि अगर आज मैं मान गया तो फिर हमेशा मानता रहूँ। ये किसी बीमारी की तरह था और मुझे इसे रोकना था। मैंने तुरंत फ़ोन निकाला और उसे 280 ट्रांसफ़र कर दिया। जाकर केक खरीद लो, तुम्हारे फ्रेंड की क्लास है, अच्छी बच्ची बनो। इतना कहकर मैंने दिल पर पत्थर रखा और वापस क्लासरूम में चला गया। लेकिन आखिरी में मेरे हर रूममेट्स ने मुझे एक एक कोहनी मारी और मुझे इनह्यूमन्स कहा। फिर उन्होंने क्लासरूम के बाहर इशारा किया। मैंने उधर देखा, लीनो अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और वह किसी भी पल रो सकती थी। मेरे तीनों दोस्त बिना कुछ कहे मेरा सामान उठाकर मुझे धक्का देते हुए उसके पास ले गए। मैंने हार मानते हुए लंबी सांस ली। ठीक है, बताओ बर्थडे कैसा मनाना है? बस इतना सुनना था कि उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान लौट आई। उसकी आंखों की सारी उदासी गायब हो गई। उस दिन उसने मुझे ज़बरदस्ती कैरोसल पर बिठाया, कॉटन कैंडी खिलाई और एक पागल कर देने वाली घूमने वाली राइड पर भी घसीट कर ले गई। मेरी हालत पूरी तरह ख़राब हो गई थी, लेकिन असली झटका तब लगा जब टैक्सी से उतरकर मैंने सामने एक 4 स्टार होटल देखा। मुझे लगभग हार्ट अटैक आ गया था। मैं सिर से पैर तक कांपते हुए बोला, अरे लड़की, इसका मतलब क्या है? उसने अपना निचला होठ दबाया और कहा, कनखियों से मुझे देखते हुए धीमे स्वर में कहा, इंटरनेट पर नहीं कहते
कि 18 साल के बाद सब अलाउड होता है। उसने बात पूरी नहीं की, लेकिन उसका मतलब बिल्कुल साफ था। मेरी हालत और ख़राब हो गई। मैं तुरंत पलटा, टैक्सी में घुसा और ड्राइवर से चिल्लाकर कहा, भाई जल्दी गाड़ी चलाओ। मैं ऐसे भागा जैसे मेरे पीछे मौत लगी थी। ड्रोम पहुंचते ही मैंने उसे एक बहुत गंभीर मैसेज भेजा ताकि सब कुछ साफ हो जाए। मैंने लिखा, हम सिर्फ यूनिवर्सिटी क्लासमेट हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उस रात मुझे भयानक सपना आया। सपने में लीनो मेरी गर्दन पकड़कर मुझे गले लगाए हुए थी, चेहरे पर मुस्कान थी और डरावनी आवाज़ में कह रही थी, फ्रेंड अब आप मुझसे भाग नहीं सकते। मैं झटके से उठ बैठा। सबसे पहले मेरी नज़र रूममेट होंग चियोनियो पर पड़ी। वह मुझे इल्ज़ाम लगाने वाली नज़रों से देख रहा था। लीनो कल रात भर रोती रही, कंबल के अंदर छुपकर रो रही थी। पूरा ड्रोम जान गया। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया। उसने मुझे ढेर सारे मैसेज भेजे थे। वह बार बार माफ़ी मांग रही थी, कह रही थी कि वह सच में मुझे पसंद करती है और मिन्नतें कर रही थी कि मैं उसे इग्नोर ना करूं। मैं लगभग कल्पना कर सकता था कि वह रोते हुए ये सारे मैसेज लिख रही होगी। मुझे इतना गिल्ट हुआ कि बिना सोचे मैंने जवाब भेज दिया, मैं नाराज़ नहीं हूँ। मैसेज भेजते ही मेरा मन हुआ कि खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारूं। इसके बाद तो वह और भी ज़्यादा खुलकर मेरे आसपास रहने लगी। सुबह ड्रोम के नीचे मेरा इंतज़ार करती, मेरे लिए नाश्ता लेकर आती। जब उसकी क्लास नहीं होती तो मेरी क्लास में आकर बैठ जाती। लाइब्रेरी में मेरे सारे सीट बचाकर रखती। कभी बबल टी मंगवाती, कभी मालाटन। मेरे रूममेट्स लगातार कहते रहते कि वह किसी केयरिंग है, लेकिन सिर्फ मुझे पता था कि ये स्वीट बर्डन कितना बड़ा शिक्षक एक बन दिन चुका उसने था। मुझे प्लेग्राउंड पर टहलने के लिए बुलाया। जैसे ही मैंने पूछा कि आखिर उसे क्या चाहिए, उसने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखें बनाई और होंठ फुलाते हुए बोली, फ्रेंड, क्या कोई छोटी लड़की किसी बड़े लड़के को मूवी देखने नहीं बुला सकती? या फिर हम बस साथ में वॉक करके बातें भी नहीं कर सकते? मैं पूरी तरह निरुत्तर हो गया। आखिर मजबूरी में मुझे हाँ कहनी पड़ी। नेशनल डे फेस्टिवल के लिए उसके ग्रुप की डांस परफॉर्मेंस थी। वह देर रात तक प्रैक्टिस कर रही थी और उसने मुझसे कहा कि मैं उसे लेने आ जाऊं। मैंने सोचा कि इतनी रात को किसी लड़की का अकेले लौटना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं डांस हॉल पहुंच गया। वहां मैंने उसे ब्लैक ड्रेस में दरवाजे के पास खड़ा देखा। जैसे ही वह पलटी और उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, एक पल के लिए उसकी आंखें ठंडी और चुभने वाली लगीं, लेकिन अगले ही क्षण उसका चेहरा फिर नरम पड़ गया और वहीं आज्ञाकारी मुस्कान लौट आई। उस अचानक बदलाव ने मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। मेरा दिल अनजाने में तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने दोस्तों को बाएं कहा और मेरे साथ नीचे उतरने लगी। सीढ़ियों के हर मोड़ पर उसने मेरे लिए कोई ना कोई सरप्राइज छुपा रखा था। कहीं गुलाब रखे थे, कहीं बबल टी, कहीं मिठाइयां। एक के बाद एक सरप्राइज सामने आते जा रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे शर्म भी आ रही थी और खुशी भी महसूस हो रही थी। लेकिन जब हम आखिरी सीढ़ी से पहले वाले फ्लोर पर पहुंचे, उसने एक लाल रंग का वेलवेट बॉक्स निकाला। मेरी सारी खुशी उसी पल गायब हो गई। मुझे लगा कि उसके अंदर कोई अंगूठी होगी। मैं सचमुच घबरा गया। लेकिन बॉक्स खोलने पर उसके अंदर सिर्फ एक लाल धागे का ब्रेसलेट था जिसमें 2 लाल जेट बीड्स लगे हुए थे। वह मुस्कुराई और बोली, फ्रेंड, हैप्पी बर्थडे। मैं बस सूखे गले से थैंक्स ही कह पाया, लेकिन वह तुरंत थोड़ा और करीब आ गई। अपने गाल की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, इतना कोल्ड रिएक्शन, कम से कम एक किस तो मिलनी चाहिए। मेरा दिमाग वहीं शॉर्ट सर्किट हो गया। चेहरा तुरंत गर्म हो उठा। मैं बिना कुछ बोले पलटा और वहां से भाग गया। पीछे से उसकी हंसी सुनाई दे रही थी, जो छोटी घंटियों की तरह मधुर लग रही थी। कुछ समय बाद जो ताई ने अपनी पसंद की लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सबके साथ मूवी का प्लान बनाया। हम सब थिएटर में बैठे थे। अंधेरे में नंगोंग लिनो चुपचाप मेरी तरफ सरक आई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने तुरंत हाथ छुड़ाया और फुसफुसाकर पूछा, क्या कर रही हो? उसने होंठ खींचे। अंधेरे में उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। फिर नम निगाहों से उसने पूछा, फ्रेंड, आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कब बनने देंगे? मैं इतना घबरा गया कि बार बार लार निकलने लगा। आखिर मैंने कहा, तुम अभी बहुत छोटी हो, सिर्फ 18 साल की। उसने तुरंत जवाब दिया। फिर वह मेरे कान के पास झुक गई। उसकी गर्म सांस मेरे कानों को छू रही थी। हंसते हुए उसने फुसफुसाकर कहा, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूं। मैं उछलकर खड़ा हो गया। सारी पॉपकॉर्न नीचे गिर गई। फिर मैं जल्दी से बगल की खाली सीट पर जाकर बैठ गया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। थोड़ी देर बाद वह फिर मेरे पास आई और नीचे झुककर गिरी हुई पॉपकॉर्न उठाने लगी। उसने अपनी स्कर्ट में ढेर सारी पॉपकॉर्न इकट्ठा कर ली। मैं उसे देखता रह गया। अचानक मुझे बचपन का वह समय याद आ गया जब मैं उसे चाइनीज न्यू ईयर पर अपने साथ लेकर जाता था। वह भी इसी तरह मेरे कपड़े पकड़ लेती थी और मेरे दिए हुए कैंडीज को संभाल कर रखती थी।
फिर अपनी सफ़ेद दांतों वाली प्यारी मुस्कान दिखाती थी। मेरा दिल एक बार फिर नरम पड़ गया। मैं भी झुककर उसकी मदद करने लगा। उसने सिर उठाया। उसकी आंखें आधे चांद की तरह मुड़ गईं और वह मुस्कुराकर बोली, भैया आप बहुत अच्छे हो। डॉर्म वापस लौटने के बाद मैंने देखा कि वही लाल वेलवेट बॉक्स मेरी बैग में रखा हुआ था। उसके अंदर एक नोट भी था जो उसके लंबे इंतजार और चाहत से भरा हुआ था। उसे पढ़ते ही मेरा चेहरा लाल हो गया। दिल फिर से पागलों की तरह धड़कने लगा। कुछ समय बाद वह फिर मेरे साथ क्लास में आई। उसी दौरान मेरी टेक्स्ट बुक के पन्नों के बीच उसे एक लव लेटर मिला। सफ़ेद लिफाफे पर लाल दिल बना हुआ था और उसके ऊपर मेरा नाम लिखा था, नंगोंग लिनो। उस लेटर को उंगलियों के बीच पकड़े खड़ी थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी और आंखें पहले से ही लाल थीं। उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, फ्रेंड ये क्या है? मैंने बिना छुपाए जवाब दिया, लव लेटर। तभी सामने वाली रो में बैठे एक लड़के ने हंसते हुए कहा, यह नमा है, फैकल्टी ऑफ लिटरेचर वाली टैलेंटेड लड़की ने भेजा है। नंगोंग लिनो ने फिर मेरी तरफ देखा। अब उसकी आवाज़ और भी धीमी हो गई थी, फ्रेंड क्या आपने सब पढ़े? तभी हेनचेंग यू बीच में बोल पड़ा, सिर्फ पढ़े ही नहीं, सबका रिप्लाई भी दिया है। वह हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे साफ दर्द छिपा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह आंसुओं से भर चुकी थीं। अचानक वह खड़ी हुई और बिना कुछ कहे क्लासरूम से बाहर चली गई। इसके बाद कई दिनों तक उसने न मुझसे संपर्क किया और न ही पहले की तरह मेरे आसपास घूमती रही। लेकिन उसकी यह अचानक दूरी मुझे उल्टा अजीब लगने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी जिंदगी से कुछ गायब हो गया हो। मेरे रूममेट्स लगातार मुझे सुनाते रहते। वे कहते कि मैं ऐसा इंसान हूं जिसे टॉक्सिक बिहेवियर पसंद है। बार बार बोलते कि जाकर उसे मना लूं, लेकिन मैं नहीं गया। नेशनल डे सेलिब्रेशन की आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस वाले दिन पता नहीं क्यों मैंने वही लाल धागे वाला ब्रेसलेट पहन लिया। स्टेज के नीचे लोगों का समंदर उमड़ा हुआ था। मुझे पता था कि वह इतनी दूर से मुझे देख नहीं पाएगी। फिर भी मैंने वह ब्रेसलेट पहना। जब मैंने उसे स्टेज पर चमकते हुए देखा तो अचानक मेरे अंदर एक अजीब सी जलन उठी। उसकी चमक देखकर खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन मैं खुद समझ नहीं पाया कि दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा था। परफॉर्मेंस खत्म होते ही मैं सीधे बैक स्टेज की तरफ भागा। जैसे ही वह ड्रेसिंग रूम में जाने वाली थी, मैंने अपना कोट उसके सिर पर डाल दिया और उसे पास के छोटे चेंजिंग रूम में धकेल दिया। मैंने कहा, पहले जाकर कपड़े बदल लो। लेकिन मैं कुछ और कह पाता उससे पहले बैक स्टेज मैनेजर ने मुझे बाहर निकाल दिया। मैंने उसे मैसेज भेजा कि मैं उसके लिए मिल्क टी लेने जा रहा हूं और वह मेरा इंतजार करे। लेकिन जब मैं ड्रिंक लेकर लौटा तो सामने का दृश्य देखकर मेरे कदम रुक गए। वह एक दूसरे लड़के के साथ खड़ी थी। दोनों हंसते हुए बातें कर रहे थे। मैंने उस लड़के को तुरंत पहचान लिया। वह नोवेल का मेल प्रोटोगोनिस्ट था, सभ्य, विनम्र और बसंत की धूप की तरह गर्मजोशी से भरा हुआ। मेरा दिल धीरे धीरे डूबने लगा। अगर प्रोटोगोनिस्ट भी अब उसके करीब आ चुका था तो फिर मैं आखिर किस उम्मीद को पकड़े बैठा था। मैंने हाथ में पकड़ी मिल्क टी सीधे कूड़ेदान में फेंक दी और वापस मुड़ गया। यूनिवर्सिटी लौटने के बाद काउंसलर ने कुछ छात्रों को हिंगबे यूनिवर्सिटी में 1 साल के एक्सचेंज प्रोग्राम का मौका दिया। मैं काफ़ी देर तक एप्लीकेशन फॉर्म हाथ में लिए बैठा रहा। फिर मन ही मन खुद को डांटा, अब भी क्या सोच रहा है? प्रोटोगोनिस्ट आ चुका है। अगर अब नहीं भागा तो ओरिजिनल मालिक की तरह तेरी भी वही ट्रेजिक एंडिंग होगी। आखिरी दिन मैंने फॉर्म भरकर जमा कर दिया। उस दिन मैं लाइब्रेरी में बैठा पढ़ रहा था। अभी अभी मैं उस लड़की को बाय कहकर लौटा था जिसने मुझे लव लेटर दिया था। तभी कोई सामने आकर बैठ गया। फ्रेंड। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी, पहले वाली नरम और मीठी आवाज से बिल्कुल अलग। आखिरी शब्द ऐसे निकला जैसे दांत भींच कर बोला गया हो। उसमें दबा हुआ गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। वाह फ्रेंड, बड़े पॉपुलर हो गए हो ना? वह लगातार मेरी आंखों में देख रही थी। बताइए, इन दिनों एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों की सारी नरमी गायब हो चुकी थी। अब उनमें सिर्फ जंगलीपन और एक खतरनाक ठंडापन बाकी था। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं अनजाने में तनाव महसूस करने लगा। आखिर मैंने धीमे से जवाब दिया, नहीं। वह धीरे धीरे उठी और मेरी ठोड़ी की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, पसीना छूटने लगा। सच कहूं तो वह पल काफी डरावना था। वह झुककर मेरे करीब आई। उसकी सांसों में मीठी खुशबू थी। फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, डॉक्टर, मेरे छोटे फ्रेंड को मैं पसंद क्यों नहीं हूं? मैंने उसका हाथ हटाने की कोशिश की,
लेकिन उसने दूसरे हाथ से मेरे कान की लो पकड़ ली और धीरे धीरे उसे सहलाने लगी। फिर मुस्कुराते हुए बोली, एक वक्त का खाना भी इंसान पूरे दिल से चुकाता है। फ्रेंड, मुझे भी अपना कर्ज चुकाने दो। मैं वहीं जड़ हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे आत्मा शरीर छोड़कर बाहर निकल जाएगी। तो उसे शुरू से सब पता था। वह सिर्फ मेरे साथ खेल रही थी। मैंने दांत भींच कर कहा, सुनो बच्ची, तुम्हारे फ्रेंड को खिलौना बनना पसंद नहीं है, इस बार छोड़ रहा हूं। लेकिन मेरी बात सुनकर वह और जोर से हंस पड़ी। थैंक यू फ्रेंड, मेरी जान बख्शने के लिए। अगर ऐसा है तो मैं खुद को आपको सौंप देती हूं। मैं पूरी तरह घबरा गया। उसी दिन मैंने अपना सामान पैक किया और जल्द से जल्द हिंगबे यूनिवर्सिटी के लिए निकल पड़ा। मुझे लगा कि हजारों किलोमीटर दूर जाकर आखिरकार उससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही ट्रेन से उतरा और स्टेशन से बाहर आया, मेरे कदम फिर रुक गए। सीढ़ियों के आखिर में नंगोंग लिनो खड़ी थी। वह ऊपर मेरी तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। मैंने हार मानते हुए लंबी सांस ली। अब साफ था कि गंभीर बातचीत से बचा नहीं जा सकता।